देखिए जंतु जगत के बारे में आप पार्ट 1 आपने पढ़ लिया था, पार्ट 2 थोड़ा सा बचा है, आप वो थोड़ा सा कवर कर लीजिए, ठीक है। देखिए जंतु माने जंतु जगत क्या होता है, मैंने आपको बताया था आर.एच. विटेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसमें आपने मोनेरा, पादप, कवक, ठीक है, सबको कवर कर लिया था, प्रोटिस्टा को। अब आपका जंतु का बचा था, थोड़े से कुछ पार्ट केवल बचे हैं, उसे हम समझते हैं। देखिए जंतु के लक्षण कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आपने जाना है कि मोनेरा के अंदर कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। कोशिका की बनावट के आधार पे जो जीव होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके। संगठन के आधार पे, कोशिका से मिल के बनने के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, या तो वो एक कोशिकी होंगे या तो वो क्या होंगे, बहुकोशिकी। और जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, मतलब उनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम अपनी ही बात कर ले तो हमारा भी शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हैं। प्रधानी ना लड़िए, पढ़िए, ठीक है। बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो जंतुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है, आपने पढ़ा है कि केवल मोनेरा जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बाकी सभी जगत के जीवों में कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब वे जीव जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सके, उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक। और वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सके, मतलब जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ जाए, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। हमने इसके पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति, कोशिका की भीत बोले तो जिसको हम भोजपुरी में गांव में वर्ड करते हैं, भीत मतलब दीवार होती है कि नहीं। तो भीत में क्या होता है, दीवार। वैसे ही दीवार क्या काम करती है, आपको कुछ पदार्थों या बाह्य आघातों से बचाने का काम करती है। वैसे ही कोशिका भित्ति कोशिका को बाह्य आघातों से बचाने का काम करती है। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाद एक और आवरण पाया जाता है जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं जो अंग स्तर होता है। अंग स्तर देखिए मैंने दिखा ना, अंग तंत्र का मतलब देखिए आपने पढ़ा है कि जो जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो कोशिकीय स्तर के होते हैं, मतलब उनका शरीर केवल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर, कोशिका से। देखिए कोशिका का मतलब समझिए, देखिए मैंने आपको बताया है कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, ऊतक मिलके ऊतक तंत्र बनाते हैं, और ऊतक तंत्र मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। मतलब कुछ ऐसे भी जीव है जिनके शरीर में केवल कोशिका पाई जाती है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमने पढ़ा था पोरीफेरा वाले जो आ रहे थे वो किसके अंतर्गत आते थे, वो कोशिकीय। पहला वाला जो हमने पढ़ा था ना भाई, देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको, चलिए उसको बताता हूँ आगे। तो क्या होता है कि हमारा शरीर, जो जंतु होते हैं उनका शरीर किस स्तर का होता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है, अंगों का समूह। कोशिका, ऊतक, ऊतक मिलके ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र मिलके अंग, और अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल कोशिका से मिलके बना होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिनके शरीर में केवल अंग पाए जाते हैं, कुछ अंग एक अंग है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो जंतुओं का जो शरीर होता है वो क्या होता है, अंग तंत्र। मतलब अंग तंत्र का मतलब बहुत सारे अंगों से। जैसे हम लोगों की बात कर ले, हम अपनी बात कर लेते तो हमारे पास हाथ एक अंग, नाक दूसरा है ना, कान है कि नहीं, जीभ, त्वचा, ये सभी क्या है, अंग है ना हमारे शरीर के। अंग 2 प्रकार के, आंतरिक अंग, बाह्य अंग। वे अंग जो बाहर होते हैं वो बाह्य अंग है ना, जो दिखाई देते हैं वो बाह्य अंग, जो दिखाई नहीं देते वो आंतरिक है कि नहीं। जैसे आपका किडनी, आपका हार्ट, ये सब दिखाई तो दे नहीं रहा, लीवर, ठीक है। मतलब समझिए बात को। अंग तंत्र स्तर का मतलब क्या है, ऐसे जीव जिनका शरीर कई सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है, उसका शरीर का स्तर कैसा होगा, अंग तंत्र का। मतलब बहुत सारे अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र का मतलब होता है समूह। तो वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना, तो बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का। तो जंतुओं के अंदर, जंतुओं का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अंग तंत्र से। आगे बात करते हैं उसके बारे में, भोजन का अंतःग्रहण।
जो जंतु होते हैं वो भोजन का क्या करते हैं, अंतःग्रहण। जबकि इसके पहले हमने पढ़ा था कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन को क्या करते हैं, अंतःग्रहण नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सीधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब जीवों को जब आर एच विटेकर ने जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया था, तो उन्होंने इस भोजन को भी एक लक्षण माना था, एक आधार माना था कि इसके आधार पे भी हम जीवों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। वे जीव, भोजन के आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? वे जीव जो भोजन का अवशोषण करते हैं और वे जीव जो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, मतलब जो डायरेक्ट भोजन से पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं वो, और दूसरा जो भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, पाचन करते हैं, उसके बाद फिर अवशोषण होता है वो। तो जो जंतु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु क्या काम करते हैं? तो जंतु सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को उठा के जिह्वा पर रखना ही भोजन का क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। भोजन को उठाया, मुंह में रख दिया, मुख गुहा में रखा, बस भोजन का अंतःग्रहण हो गया। समझ रहे हैं? तो जंतुओं की क्वालिटी, जैसे कुत्ते की बात करें, वो क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे देख के आंखों से खा जाता है, या ऐसे जाके अगर रोटी आप फेंक देते बैठ जाता है, खा जाता है, रोटी गायब नहीं ना। वो क्या करता है, भोजन को मुंह में लेता है, सबसे पहले मुंह में लेता है। तो जब मुंह में ले लिया तो वो भोजन का अंतःग्रहण। गाय की बात करते हैं तो चारों के वो क्या करती है, पहले मुंह में लेती है ना, कैसे डायरेक्ट डाल देती है, लेके जाओ, या पेट खोलती है, डाल दिया जाता है, बस अब मामला चालू है, ऐसा कुछ नहीं ना। वो क्या करती है, भोजन का अंतर, वे जीव जो भोजन को खा के फिर अवशोषण करते हैं, वो क्या कहलाता है, भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है। ये जंतुओं के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। जंतु वही होगा जो भोजन का क्या करेगा, अंतःग्रहण करेगा, जिसका शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, वो यूकैरियोटिक होगा, उसकी कोशिका यूकैरियोटिक होगी। यूकैरियोटिक का मतलब वे कोशिका जिनके कोशिकांग के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिकांग के बाहर झिल्ली पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, उनमें कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। समझ रहे हो? आगे बात करते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतुओं में, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो सबसे प्रमुख अंतर यही है कि उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आगे अंग तंत्र समझी गए, क्योंकि इसका शरीर कई सारे अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। इनके शरीर का जो संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। कहने का मतलब कई अंग मिलकर इनके शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये किसकी क्वालिटी हम बात कर रहे हैं, किसके लक्षण की बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये भोजन का अंतःग्रहण समझ में आ गया। वृद्धि निश्चित होती है। आपने देखा होगा, आप कुत्ते को कैसे पहचानते हैं, इंसान को कैसे पहचानते हैं। रास्ते में अगर कोई आदमी जा रहा होगा तो आप पीछे से देख के पहचान जाते हैं ना कि आदमी जा रहा है। वो कुछ भी ओढ़ के जाए, अगर कोई कंबल ओढ़ के जाए तब भी आप बता देंगे इंसान जा रहा है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुर्गी जा रही है, कहेंगे नहीं कहेंगे, या हाथी जा रहा है। क्यों, क्या देख के पहचानते हैं? क्योंकि जो जंतु होते हैं, हर जंतु का अपना एक निश्चित आकार होता है, वो एक निश्चित लंबाई होती है। बहुत उड़ के जाएंगे कोई, है कि नहीं। देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको कल पढ़ाया था डीएनए के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 11 फुट के, 8 फुट के, 9 फुट के हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा उड़ के जाएगा कोई व्यक्ति तो 7 फुट। बहुत नॉर्मल व्यक्ति कोई होगा वो 7 फुट तक लंबा होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब उसके बाद अगर वो जाता है तो वो उसके जीन में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके डीएनए में कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन जंतुओं का जो लक्षण होता है उनकी वृद्धि तय होती है, पहले से तय होती है। जैसे आपकी मेरी वृद्धि ये तो तय है, क्योंकि डीएनए ने जब हमारा भ्रूण में निर्माण हुआ, जब हम माँ के गर्भ में थे, जब डीएनए हमारा निर्माण कर रहा था, उसी समय हमारी वृद्धि तय थी कि हमारी मम्मी इतनी बड़ी, पापा इतने बड़े, तो हम भी इतने बड़े। वो वृद्धि तय है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो मम्मी पापा छोटे छोटे, बेटा लंबा हो सकता हो, तो उसके डीएनए या उसके जीन में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, म्यूटेशन, कुछ उत्परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से वह एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। लेकिन जंतुओं की जो आकृति होती है, जो आकार होता है, वो पहले से तय होता है। जैसे गाय को आप देखते हैं तो गाय का बच्चा कैसा दिखेगा, हाथी जैसा अचानक हो जाएगा कि इंसान जैसा हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर वो उसके जीन में कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं देखते कभी और बछड़ा 3-3 पैर वाले हो जाते हैं। तो इंसानों में भी तो ये होता है। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये डीएनए की वजह से होता है। डीएनए जो सूचना देता है वही सूचना अगली पीढ़ी में होती है। अगर डीएनए कह दिया कि आपके पापा के पास 3 पैर थे, तो आपके शरीर में कितने पैर होंगे, 3। आप देखते हैं आपके गांव में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो डीएनए की देन है। डीएनए ने सूचना दिया कि 6 उंगलियां, तो 5 की जगह 6 उंगलियां बन जाती हैं, है कि नहीं। मैंने तो देखा भाई कि किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ एक पंजा बड़ा है, एक पंजा छोटा है, मतलब लगेगा एक पंजा दूसरे का, एक पंजा दूसरे का है, उसको पूरा नहीं कवर कर पाता, क्योंकि वो क्या, वो डीएनए की सूचना है। हो सकता है वो आनुवांशिक लक्षण उसके पापा के भी वैसे रहे हो, उसके नाना के भी वैसे रहे हो, तो ये आनुवांशिक लक्षण, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं। लेकिन जो जंतु होते हैं उनकी लंबाई पहले से ही तय होती है, उनका आकार पहले से ही तय होता है। पौधों की कोई आकार तय, पौधों का कोई आकार तय है
कि नहीं पौधा इतने में चला जाएगा, इतना अभी जगह इतना एडजस्ट करके लगा दीजिए, इससे आगे नहीं जाएगा। ऐसा है? आप घर का दरवाजा एक बनवाते हो तो तय करके बनवाते हो, अगर ये पता चल जाए कि बाबू पतन कैसे बढ़ेगा तो दरवाजा कैसे बनवाएंगे भाई? नॉर्मली हम 1 से 1.5 मीटर चौड़ा दरवाजा बनवाते हैं, लेकिन अगर ये तय ना हो कि बाबू कैसे बढ़ेगा, लंबाई में बढ़ेगा, मोटाई की चौड़ाई में बढ़ेगा, तो दरवाजा का जो बाबू को बीड़े करके डालना पड़ेगा, है कि नहीं डालेंगे? लेकिन अगर ये तय है ना, हमें मालूम है कि हम मनुष्य की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है वो तय है, इतना, इससे ज़्यादा चौड़ा कोई थोड़ी होगा, इससे ज़्यादा लंबा तो कोई थोड़ी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम को जो आपके घर में दरवाजे लगवाए जाते हैं वो तो मालूम है ना क्यों लगवाए जाते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि बाबू जो है या जो लड़का है या मेरा जो भाई है ये बड़ा होगा तो दरवाजे से बड़ा होगा, जितना चौड़ा दरवाजा इससे ज़्यादा वो चौड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि जो जंतुओं के ये लक्षण हैं कि इनकी लंबाई पहले से ही तय होती है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो उत्परिवर्तन या DNA की वजह से होता है। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं पोषण। जंतुओं के लक्षण की बात हम कर रहे हैं, तो जंतु पोषण कैसे करते हैं? पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी आप जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पौधों की बात करते हैं। आगे समझते हैं। तो जो जंतुओं की बात करें, ज़्यादातर जंतु भोजन के लिए, है ना, यूँ कहें 95% या 90% जो जंतु हैं वो भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। जैसे हम गेहूँ खाते हैं, है ना, आटा, दाल, चावल, जो कुछ भी आप खाते हैं वो किससे प्राप्त हुआ? पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ। भाई आप जो चावल खाते हैं तो वो चावल का, है ना, धान की बुवाई हुई होगी, उसका पौधा रहा होगा, है कि नहीं? फिर आपने चावल को उसको काटा, फिर है कि उसके बाद फिर कुटाई पिटाई जो भी किया, आपके पास चावल आया, तो वो किससे प्राप्त हुआ? पौधों से ना प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे प्रत्यक्ष रूप से आप कहेंगे मैंने तो धान नहीं बोया था, मेरे पास तो, हम लोगों के यहाँ धान की रोपाई नहीं हुई थी, मेरे पास तो धान है, तो आप क्या हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अब अप्रत्यक्ष रूप से हैं। जैसे समझिए, एक टिड्डा घास को खाता है, और टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। लेकिन मेढक प्रत्यक्ष रूप से, वो डायरेक्ट घास को तो नहीं खा रहा है। देखो, अगर ये बात कर लेते हैं भाई, टिड्डा, ठीक है, और इसके बीच में कौन है? मेढक, और इसके पहले क्या है? घास। अरे घास नहीं लिख पा रहा हूँ। अब देखिए, ये मेढक किसको खाता है? टिड्डे को खाता है, और टिड्डा किसको खाता है? घास को। तो क्या ये मेढक जो है वो डायरेक्ट घास से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब सामने सामने, मतलब सामने एकदम जस्ट, नहीं कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सामने हो मेरे, एकदम सामने। मैंने आपको सामने पैसा दिया तो ये प्रत्यक्ष है, और मैंने आपको घुमा के पैसा दिया, किसी ने पीछे नहीं देखा, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो देखिए, हम पौधों पर, जो जंतु होते हैं वो पौधों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से निर्भर रहते हैं। अब जैसे देखिए, ये मेढक क्या कर रहा है? इस टिड्डे को खा रहा है, तो अगर ये घास नहीं होती तो टिड्डा जिंदा होता? तो अब ये मेढक क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? घास पर निर्भर है। वैसे ही जंतुओं के लक्षण होते हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? किस पर निर्भर है? पौधों पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण और समझा रहा हूँ, आप सरकार को टैक्स देते हो, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो क्या जो आप सामान लेते हो तो आप जिसका टैक्स सरकार ने तय किया है, आप डायरेक्ट ले जाके वित्त मंत्री को देते हैं, ये लीजिए भैया मैंने 2 रुपये का टॉफी लिया है, मेरा टैक्स ले लीजिए? ऐसा है? ऐसा नहीं ना देते कि आपने ये लेके आया, भाई चलिए ये लिखिए मैं लेके आया हूँ, क्या बोलते हैं इसको, वो जो खाते हैं नूडल खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैगी लेके आया, ये ले लीजिए मेरा पैसा 4 रुपया बच रहा है टैक्स का। ऐसा नहीं ना, आप अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। कैसे देते हैं? आप सामान लेते हैं तो आप दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार जहाँ से सामान लाता है वो उसको पैसा देता है, और जहाँ से वो पैसा जो होलसेल वाला है, होलसेल वाला कहाँ से? कंपनी से लाता है, और कंपनी किसको टैक्स देती है? सरकार को टैक्स देती है। तो कंपनी जो है वो सरकार को टैक्स दे रही है, और आप किसको दे रहे हो? कंपनी को दे रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका पैसा सरकार तक पहुँच रहा है, लेकिन कैसे पहुँच रहा है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच रहा है। आप डायरेक्ट जाके सरकार को नहीं दे रहे, वित्त मंत्री को आप डायरेक्ट नहीं ना दे रहे हैं। वैसे ही सभी जीव जंतु की बात हम करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। अपना भोजन वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये जंतुओं के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जंतुओं को 11 संघों में बांटा गया है। आधे लोग को याद होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था भाई? पीसी प्ले, है ना, पीसी प्ले क्या बताया था? देखिए, पीसी प्ले ए क्यूब, फिर MEHC। ये देखिए सीरियल से याद करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप अगर ये आप सीरियल से नहीं याद कर पाते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आप जानते हैं इसके बारे में, पोरीफेरा, ठीक है, इसको निडेरिया और टीनोफोर दोनों बोला जाता है। प्ले से प्लेटी एल्मंथीज, ए से एस्के एल्मंथीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यम से मोलस्का,
और ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकार्डेटा और सी से कॉर्डेटा। फिर से देख लीजिए, पोरीफेरा, नाइडेरिया, सी से नाइडेरिया, आप लिखते आप पढ़ेंगे नाइडेरिया, लेकिन उसको लिखा सी से जाता है। नाइडेरिया और टीरोफोर दोनों इसी में आता है। प्ले से लगी रहा है प्लेटी हेल्मंथीज, ए से पहले वाले ए से क्या होता है, पहले वाले ए से एस्की हेल्मंथीज, प्लेटी हेल्मंथीज जस्ट एस्के हेल्मंथीज, उसके जस्ट बाद क्या होता है एनिलिडा, उसके जस्ट बाद क्या होता है आर्थ्रोपोडा। तो तीनों ए से है तो ए क्यूब कर दिया। यम से मोलस्का होता है, ई से एकाइनोडर्मेटा और एच से हेमिकार्डेटा और सी से क्या होता है कॉर्डेटा। ये सीरियल से याद करेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम एक एक संघ के बारे में पढ़ेंगे, अब जो कि आपकी अगले चैप्टर में, चैप्टर 4 वाले में, चौथे चैप्टर में आपका दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं पाचन की। ठीक है, समझ में आ गया कितने 11 संघों में बांटा गया है जंतुओं को, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, संघों का नाम आप याद कर लीजिएगा सीरियल से। बात करते हैं पाचन। तो आप पाचन को जानते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका पाचन, जिनका आहार नाल सीधा होता है, मतलब उनमें कोई गुहिका नहीं पाई जाती, उनका पाचन आहार, जैसे केचुआ, ठीक है, उसका आहार नाल पूरा शरीर ही क्या है, एक धागे की जैसे संरचना, उसमें उसी के अंदर उसका पाचन हो जाता है। लेकिन हम लोगों में, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। इनमें पाचन के लिए अंग पाए जाते हैं, एक गुहा पाई जाती है जहां पे इसका भोजन का पाचन होता है। जैसे मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, आपसे कभी कभार पूछा जाएगा कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। क्योंकि आपको मालूम है पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में, जो आप रोटी चावल खाते हैं वो कठोर है, उसे महीन बना देना ताकि वो पचने के लायक हो जाए। तो उसे तोड़ने का काम कहाँ से चालू हो रहा है, मुंह से, दांत ना, तो मुंह से चालू हो रहा है। तो अब क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को, तो आप भोजन को चबाते हैं, वो आहार नाल से, ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, आपका आमाशय, स्टोमच में पहुंच जाता है कि नहीं। उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। एक सवाल जब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। सबसे कम पाचन कहाँ होता है या पाचन नहीं होता, तो वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में, है ना। तो जो जंतु होते हैं उनका पाचन गुहिका में होता है, एक विशेष अंग में उनका पाचन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गति की। जैसे आप जानते हैं कि पौधे गति नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अधिकांश, मतलब आधे से ज्यादा जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ये जंतुओं के क्या है, लक्षण है। आखिरी पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, कि जो जंतु होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो जो जंतु हैं वो कैसे जनन करते हैं, लैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर मादा दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जिसमें नर मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एकल जीव, कोई अकेला जीव ही संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं की बात करें, इसमें लैंगिक जनन, इसमें 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और जब नर और मादा युग्मक दोनों का युग्मक आपस में संलयित होता है, तो वो आगे क्या करता है, आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। और ये भ्रूण आगे चल के किसका निर्माण करता है, संतति का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।